देखिए यहाँ तो 16 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप ही के कहने पे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिए। शुरुआती 2-3 दिन आप बोर होंगे, परेशान मत हो जाइएगा कि क्या करना शुरू कर दिया, चैप्टर ही कुछ ऐसा है। 2-3 दिन के बाद ही चैप्टर सच पूछिए तो स्टार्ट ही होता है अपने वे में। 2-3 दिन आपको ना लगातार उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जनरल जनरल बातें हैं, कुछ जो कुछ बात आप पहले से जानते हैं वो है, कुछ नहीं जानते हैं वो है। उसके बाद ये अपने स्टैंडर्ड पर आएगा। तो 2-3 दिन आप झेलिए। कल बता ही दिए थे कि सीबीएसई में ये नहीं है, लेकिन बाकी एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। और थोड़ा तेजी में, शुरुआती चीज़ है, थोड़ा तेजी में लिख के इसको ख़त्म कीजिए। कुछ ही चीज़ समझाने वाला है, बाद बाकी सब लिखने वाला है। ये पहला साल है जब से हम बेगूसराय में पढ़ा रहे हैं तब से, जिसमें हम पहला चैप्टर के रूप में सिलेबस स्टार्ट किए। आज से पहले जितना बार भी सिलेबस स्टार्ट हुआ था उसमें सॉल्यूशन से स्टार्ट करते थे। जब सीबीएसई में सॉलिड स्टेट था तब भी, और जब नहीं था तब भी। इसलिए ये, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ये चैप्टर ना अटपटा होता है। जनरली आपको लगेगा कि क्या शुरू कर दिए, कि क्या होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या? मतलब केमिस्ट्री वाली फीलिंग ही नहीं आएगी आपको इस चैप्टर में। कुछ अलग टाइप का ये साइंस है ये। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। गैस और लिक्विड हमको पढ़ना नहीं है, गैस पढ़ना था गैसेस स्टेट में, और लिक्विड पढ़ना है आपको सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में। तो जो पहला है सॉलिड, इस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखते चलिए साथ साथ। हम देख रहे हैं स्पेलिंग एरर है, हम उसको सही कर देते हैं। आपको हम सॉलिड तक लिखने बोले थे। क्या ये हेडिंग तक पहुंच चुके हैं आप? देखिए लिखा हुआ ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर डबल टी लिखा हुआ है, MELTING होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज एबव द रूम टेम्परेचर एट 180 एम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होता है यदि उसका 1 ATM एक्सटर्नल प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। जनरली ऐसा होता है, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? देखिए 2 तरह के टेम्परेचर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड कन्वर्ट कर जाता है किसमें? गैस में। इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट होता है वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड कन्वर्ट कर जाता है लिक्विड में। हम लोग सॉलिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हम लोग सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। और करके देखिए ये जो डेफिनेशन है ये आप बचपन से पढ़ते होंगे कि सब्सटेंस विच हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, या इसी को आप डेफिनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। सॉलिड का तो प्रॉपर्टी है, सॉलिड का तो प्रॉपर्टी ही है कि उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। यदि ये दोनों चीज़ फिक्स नहीं है तो वो या तो लिक्विड होगा, नहीं तो फिर गैस होगा। तो ये एक जनरल बात है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसको फटाफट लिख के ख़त्म कीजिए। एग्जाम्पल है NaCl CaCO3 SiO2 ग्लास ATC। जो भी लिखना पड़ेगा शुरुआती के 2-3 दिन लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखने वाला चीज़ कम, समझने वाला भयानक चीज़ है।
इस चैप्टर के बारे में तुमको हम बताते हैं। हम जब स्टूडेंट थे तुम्हारी तरफ बैठते थे बेंच पर, उस समय की बात करते हैं। पटना में हमको पढ़ाया गया, एक टीचर पढ़ाए, हमको कुछ हो समझ में नहीं आया सॉलिड स्टेट। उसके बाद एक दूसरा टीचर से स्पेशली सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए गए। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था रहती है कि कोई चैप्टर तुमको कहीं नहीं समझ में आया तो कोई ऐसे टीचर मिले, नए नए टीचर रहते हैं जो तुमको एक चैप्टर पढ़ाएंगे। दोबारा पढ़ने गए, दोबारा भी समझ में नहीं आया। और समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय डिजिटल बोर्ड का ज़माना नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था। इसमें ना 3 डायमेंशनल बहुत सारा चीज़ होता है जो 3 डायमेंशन में जाके तुम समझ पाओगे, और एक नॉर्मल स्टूडेंट का इमेजिनेशन वहाँ तक हो ही नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है, इस वजह से वहाँ समझ में नहीं आया। बाद में जब हम पढ़ाने लगे तो हमको लगा कि पढ़ाएंगे कैसे, और उसके बाद फिर से जब हम खुद पढ़ना शुरू किए तो ये इतना बढ़िया समझ में आया कि इंडिया के किसी भी टीचर, कितना भी लेवल के टीचर हो, हम एक बार पढ़ा दें, आप उनसे उनका एक बार क्लास कर लीजिए और मैच कराइए कि कितना हम पढ़ाए हैं कितना छोड़े हैं, तो बिल्कुल आपको पैरेलल दिखेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे बढ़िया पढ़ा देंगे, वैसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन आपको पैरेलल मिलेगा। ये इतना ज़्यादा कमांड में आ गया। ये बात, ये किस्सा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि मेहनत यदि आप करेंगे तो कोई मैटर नहीं करता है कि चीज़ें आपसे बाहर होंगी, समय पर या समय के बाद वो हर हाल में आपका अपना होगा ही होगा। तो जो फील हम किए हैं कि शुरुआती 2-3 क्लास बस थोड़ा लिखना पड़ेगा, बाद बाकी उसके बाद तो फिर बेहतरीन है ये। क्या हो गया लिखा हुआ? इस चैप्टर में आधा टाइम आपको खाली वीडियो दिखाने में जाएगा। इसमें खाली वीडियो, जितना बहुत सारा एनिमेटेड वीडियो है उस पर तुमको समझ में आएगा, बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आता है। आगे देखो लिखा हुआ है, एरो देके, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर पर डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, आप एक बात बताइए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ये फाइनल आपका आंसर है? आप जानिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री से हो सकता है, 120 डिग्री से हो सकता है, 200 डिग्री से हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उस वाटर के सरफेस पर प्रेशर कितना लग रहा है। वाटर के सरफेस पर प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। ये सब बात आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको हम वहाँ पर साबित भी करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात ज़्यादा नहीं समझ में आएगी, लेकिन दिमाग में एक बात सेट रखिए कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो कई कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जबकि नॉर्मल आप खुला बर्तन में खाना पकाइए तो जल्दी नहीं पकता है। इस सब का रीजन भी प्रेशर है, वो सब आप आगे समझेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। क्या फिलहाल आप यहाँ तक पूरा कर लिए? हो गया? सुनिए आगे। तो अभी जो बात आप पढ़ रहे थे वह सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। बिहार बोर्ड के लिए यहाँ पर जो आगे का टॉपिक है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, और जो जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है उस हर जगह पर हम VVI लिखा देंगे। तो अभी से ही आप जब भी रिवीजन करेंगे तो उस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करेंगे जिसमें VVI लिखा हुआ हो। अभी हम लिखाने वाले हैं आपको आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। हो सकता है ये नाम आप पहले भी सुने हो, लेकिन सुने होंगे, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप, VVI लगा के ही नहीं डालिए तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। जिसमें VVI लग जाए समझ जाइए वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है या एंट्रेंस की बात है तो ऑब्जेक्टिव ढेर सारा आपको हम सेट देंगे ही, उससे हम आपको करवाएंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड लिख लिए? अब आपको लिखना कुछ नहीं, आप इधर देखिए। सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम करते हैं वह कई बेसिस पर करते हैं।
जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने तरह का होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड कितने टाइप का होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर सॉलिड कितने प्रकार का होता है, इन सब बातों के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे एक एक करके आपको हम बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ये पहला बेस हुआ। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें आप पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आगे आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड, आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे, यहाँ पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें आप पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक। तो इन सब को डिटेल में समझने के लिए बड़ा बेसिक बारीक लेवल से सॉलिड स्टेट को शुरू करना पड़ता है, जिसमें शुरुआत का एक दो क्लास बोरिंग हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि अभी हम क्या बोले। अभी जो आप हेडिंग लिखे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें हम लोग नीचे बाद में लिखाएंगे आपको ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। चलिए इस दो वर्ड को समझते हैं। एक यहां पर मान लीजिए कि हम दो सॉलिड लिए हैं, ये आयरन रॉड है और ये कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक या रबर टाइप का चीज है, ठीक है। अब यदि आप आयरन का रॉड लिए, बताइए आयरन रॉड एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है ये? आयरन एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट किसको कहते हैं? सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट की बात आप जब करते हैं और आप आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, आप आयरन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये निश्चित, अच्छा आप ये भी पहले पढ़े हैं कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम्स आर मतलब एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम। तो इसके बारे में आप शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में जब आप एलिमेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे, रेडिकल पढ़ रहे थे, एटम मॉलिक्यूल आयन पढ़ रहे थे, उसी समय आपको हम समझाए थे। जो नहीं समझे होंगे फिर से समझा देंगे, लेकिन अभी का बात कुछ अलग है, इसको देखते हैं। तो आयरन रॉड एक एलिमेंट है और इसमें केवल एक ही प्रकार का एटम होगा और वो आयरन एटम होगा। एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो आयरन के रॉड को जब आप ध्यान से देखेंगे, देखने से तो खैर पता नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप इसको देखेंगे तो इसमें ये सारे एटम आपस में एक दूसरे के साथ एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में सजा हुआ होता है। लेकिन जब आप प्लास्टिक को देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे लेवल पर, तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी अदर टाइप के, हाइड्रोजन और भी अदर टाइप की चीज़ें इसमें रहती है। और प्लास्टिक के बारे में आपको पढ़ना है तो हम बताएंगे ही। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर पैटर्न में होता है। 3 डायमेंशनल तो होता है, लेकिन उसका जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित तरीके से होता है, जिसको जहां मन है वहां रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैटर्न रेगुलर है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? एमॉर्फस सॉलिड। तो अच्छा, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब? ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हाट डज इट मीन? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कोई सब्सटेंस जिस चीज से बना है। जैसे यदि पेड़ा बनाना हो तो क्या क्या चीज आपको चाहिए? दूध चाहिए, पेड़ा चाहिए सब्सटेंस के रूप में, सॉरी चीनी चाहिए, चीनी चाहिए। अरे भावना को समझो यार, सुनिए अभी इधर। तो यदि आयरन का रॉड यदि आप लेते हैं तो आयरन के रॉड का निर्माण किस चीज से होता है? एटम से होता है। तो एटम ही उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ। अच्छा बताइए, यदि आप आइस का एक टुकड़ा ले लें तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? बर्फ का एक टुकड़ा ले लें तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? पहले बताइए, बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यदि आप बर्फ लेते हैं तो H2O का एक पार्टिकल, H2O का दूसरा पार्टिकल, H2O का तीसरा पार्टिकल, इसी तरह से ना आइस बनेगा। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, जबकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है। आई बात समझ में? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है वह पार्टिकल जिसके बार बार रिपीट होने से पूरे सॉलिड का निर्माण हुआ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट के आधार पर बस यही अंतर होता है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न में होता है, जबकि इसमें रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न में नहीं होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो इसी के हिसाब से है। पहले आप लिखेंगे, हेडिंग डाले मैंने, टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, या ऐसे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंज, ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। जैसे लिखा हुआ है वैसे फटाफट लिख लीजिए। इसमें जहां तहां हिंदी रह गया है उसको आप लीव कीजिएगा। On the basis of arrangement or orientation of the constituent particles, there are two types of solid. पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। शुरुआत में तो बहुत हल्का है, लेकिन आगे के लिए तुम ध्यान रखना, जिस जगह पर सॉलिड स्टेट में तुम फंस जाओगे वहां के आगे तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जहां थोड़ा भी उलझन हो तुरंत बोलना, हम तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे। अभी तो खैर कुछ है ही नहीं, अभी तो सिंपल चीज है, तो यहाँ तुम नहीं फंसोगे। 2-3 दिन के बाद ये सब चीज होगा। तो 1 नंबर हेडिंग डाल के, क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग डाल के उसको डिफाइन कर दीजिए। यूट्यूब पर आज से वीडियो मिलना आपको बंद हो जाएगा। आज का लेक्चर नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कल तक का जिनका छूटा है क्लास वो सब हमेशा रहेगा, उसको आप जितना जल्दी हो मेंटेन कर लीजिए। दिक्कत हो तो संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, ताकि मुख्य धारा से आप जोड़ सकें जो लोग लेट से आए हैं। साइलेंट कर लो ना रे, फिर वैसे छोड़ दिया। साइलेंट करो ना, फिर फोन आएगा, फिर बजेगा। क्या इसको डिफाइन नहीं किया अभी तक? यहाँ पर एग्जाम्पल में ना एक गड़बड़ी है, बताइए तो यहाँ क्या गड़बड़ी है। यहाँ पर जो है ना ये सी एंड सी एल लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये सी एंड सी एल नहीं है, ये है सी एस सी एल। वो टाइप उसको लिख के हम ऐसे दिए थे, इसको एंड समझ गया। ये क्या किसका सिंबल है? ये सीजीएम का। सीजीएम एटॉमिक नंबर 55 होता है। ये है सीजीएम क्लोराइड। अरे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट याद करो, क्या क्या पढ़े थे? याद है? ये से पढ़े थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, वही है सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ बाई मिस्टेक ये लिख दिया है कार्बन एंड क्लोरीन। ये है CsCl।
जैसे NaCl होता है वैसे ही CsCl होता है। यहाँ तक लिखा हुआ हो गया हो तो दूसरा हेडिंग डालिए, एमॉर्फस सॉलिड। इसी डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न, उसमें क्या लिखेंगे? इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न। या फिर इसमें आप लगा दीजिए आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न। तो अपने हिसाब से लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी लिखेंगे सही ही लिखेंगे, इतना तो समझ है आपको। नहीं तो फिर हम निकाल देते हैं, जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। कौन बोल रहा है रे? अच्छा, कुत्ता बोल रहा था बाहर में। सॉलिड स्टेट में ये जो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, इसमें दो, ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड, ऐसे ही व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, इस तरह से क्वेश्चन को एक साथ करके देता है। अगला टॉपिक इसीलिए हमारा है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसमें टोटल 6 डिफरेंस है, एक एक करके सारे डिफरेंस को समझ समझ के लिखेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाइए। इसका एग्जाम्पल देखो है ग्लास, रबर, प्लास्टिक। स्टार्च के बारे में आप सुने जरूर होंगे, लेकिन स्टार्च के बारे में आप डिटेल में, स्टार्च किस चीज़ में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, ये आपको पढ़ना है इधर बायोमोलिक्यूल्स में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में सच में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप अभी तक पढ़े नहीं हैं उतना। इसको डिटेल में बताएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स में, जो आपका 3rd लास्ट चैप्टर है उसमें। एक्चुअल में स्टार्च जो है ना वो ग्लूकोज से बना हुआ होता है, लेकिन कैसे होता है क्या होता है उसमें बहुत लेंदी सब चीज़ है, वो सब आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, थोड़ा कंपैरिजन करो एग्जाम्पल का। वहाँ पर जो आप एग्जाम्पल लिए थे वो था NaCl, वहाँ पर था चीनी था ना, शुगर था ना, शुगर क्रिस्टल, CsCl या लोहा का रॉड, ये सब है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड में देखिए ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका नेचर सच में कुछ अलग टाइप का होता है? यदि प्लास्टिक रबर का कंपैरिजन हम लोहा के रॉड से, एल्युमिनियम के रॉड से करें तो क्या ये कंपैरिजन करना उचित होगा? दोनों डिफरेंट टाइप का चीज़ है। तो ये तो निश्चित है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि अलग अलग तरह का होगा तो उस सॉलिड का नेचर भी अलग अलग तरह का होगा, इसीलिए नेचर अलग अलग तरह का होता है। तो उसी के अंतर्गत डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्या यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप? लिखिए देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, बीचों बीच लाइन डाल दीजिए। एक तरफ लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी तरफ लिखिए एमॉर्फस सॉलिड। कल BP वाला ग्रुप बोला कि सर चलिए गंगा जी नहाने। एक्चुअल में हमको तैरना आता है तो हमको साथ कर लेता है वो लोग, ये सबको तैरना नहीं आता है।
तो बोलता है कि एगो बाउंड्री दे दीजिएगा, वहाँ के अंदर हम लोग नहा लेंगे। ऐसे तो हम लोग उतना नहीं गंगा नहाने के पक्ष में रहते हैं। कल हम गए तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया पूरा का पूरा। भीड़ था उधर गंगा जी में। हमको लगता है कि पूरा का पूरा बेगूसराय मटिहानी पहुंचा हुआ था, और इतना जाम लगा हुआ था कि कोई गाड़ी इधर से उधर हिल नहीं सकती थी। आदमी खाली गंगा जी में, आदमी हमको लगता है 2-4 को डूबी हो गया होगा, पता नहीं चला होगा कि आदमी कहीं गया है। डूबा तो खैर नहीं, मतलब एक मजाक में हम बोले कि भीड़ का लेवल वो था। हम गए थे इंटरटेनमेंट के मूड से। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का जो सबसे पहला डिफरेंस है उसमें लिखा हुआ है इट हैज़ डेफिनेट रेगुलर शेप। अभी आप जो डेफिनेशन पढ़े थे उस डेफिनेशन में यही बात था ना। तो जो पहला अंतर है वो डेफिनेशन से संबंधित है, तो उसमें तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, और इसमें लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट इज डल। अब डल मेल्टिंग पॉइंट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है इसको समझिए। आयरन का यदि मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सी होता है तो 1600 डिग्री सी पर ही वो एग्जैक्ट पिघलेगा। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए कि ये रॉड लोहा का है। सुनिए इधर, मान लीजिए कि ये रॉड लोहा का, वैसे ये प्लास्टिक है, हम आपको मानने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो ये आयरन रॉड है। यदि आप इसको गर्म करेंगे, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 1600 डिग्री सी होता है, उससे थोड़ा कम ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है कि कितना होता है। तो इसको यदि आपको पिघलाना है, इसको यदि आपको मेल्ट करना है, तो आप इसको बर्तन में रख दीजिए और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कीजिए जिस बर्तन में ये मेल्ट होगा। आप देखेंगे कि 1599 डिग्री सी तक ये अपने फॉर्मेट को बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रखेगा। जैसे ही 1600 होगा वहाँ पर जाके ये धीरे धीरे पिघल जाएगा। लेकिन तो इसको बोलते हैं हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका कुछ पार्ट जो है वो गलता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह प्लास्टिक है और इसको यदि आप गर्म करेंगे तो जिधर से गर्म करेंगे उधर से गल के गिरना शुरू हो जाएगा, और जिस पार्ट में टेम्परेचर नहीं गया था वो पार्ट वैसे ही रह जाएगा। आप लोहा को एक तरफ से गर्म कीजिएगा दूसरे तरफ तक भी वो गर्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के साथ इस तरह की बातें नहीं होती है। तो ये सब अरेंजमेंट के आधार पर और कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर जो कि आगे आप पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम आपको समझा रहे थे डल मेल्टिंग पॉइंट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट की, एक स्थिर टेम्परेचर पर वो सॉलिड रहेगा, अगला टेम्परेचर पर वो लिक्विड रहेगा। डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा गलता चला जाएगा। यही डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है। इसका तीसरा है दीज आर ट्रू सॉलिड्स, और यहाँ है दीज आर सीडो सॉलिड। अब ट्रू सॉलिड और सीडो सॉलिड को भी समझिए। पहले आप इस दोनों को लिख लीजिए। शुरुआत में थोड़ा कथा कहानी मिलेगा इस तरह का। एक कॉपी। जरा देखिए तो ये जो तीसरा पॉइंट है उसको समझिए, ट्रू सॉलिड और सीडो सॉलिड का मतलब। जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड है, कोई चादर है किसी मेटल का, या मान लीजिए कि लकड़ी है कोई तख्ता टाइप का, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि रात भर या 2 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद इधर ये पतला हो जाए इधर ये मोटा हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के डेफिनेशन में हम क्या पढ़े हैं, इसका शेप और साइज शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट होता है। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि इधर पतला हो गया इधर मोटा हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि इधर जितना पतला हुआ है उतना इधर मोटा हुआ है, वॉल्यूम फिक्स है।
लेकिन क्या इसका शेप फिक्स रहा? तो शेप यदि फिक्स नहीं है तो निश्चित है कि वह सॉलिड नहीं है। तो जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उसका ये वाला चीज़, उसका जो डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये सब अपने जितना भी टाइम ले लो वो स्थिर रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी प्रकार का कोई मूवमेंट सॉलिड में नहीं होता है। जैसे लिक्विड में क्या है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगातार मूव करता रहता है, गैस में सबसे ज़्यादा मूव करता है, जबकि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने स्थान पर या तो स्थिर रहता है या वाइब्रेट करता है, अपने स्थान पर बना हुआ रहता है। अब आप सीडो सॉलिड को समझिए। यदि एक आध 100 साल पुराना कोई बढ़िया घर हो और उस घर में यदि शीशा लगा हुआ हो खिड़की में, रहने दीजिए, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि स्क्रू से उस शीशा को आराम से प्यार से खोल लें और मान लीजिए कि शीशा ऐसा है, तो शीशा जिस समय लगाया गया होगा ग्लास, उस समय उसकी जो मोटाई होगी वो तो हर तरफ समान होगा, जैसा नया शीशा मिलता है वैसा होगा। लेकिन उस शीशा को स्क्रू से खोल के जब आप चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यदि वो शीशा इस तरह से लगा हुआ था खिड़की में, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये वाला सिरा उसका मोटा हो गया है और ऊपर वाला सिरा उसका पतला हो गया है। आप बताइए कि ये जो फ्लो वाला गुण है, इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसके अंदर का जो एटम है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसमें फ्लो हुआ है तब तो ऊपर वाला पतला हुआ और नीचे वाला मोटा हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या इसको आप शुद्ध सॉलिड मानेंगे? इसीलिए इसको आभासी ठोस कहा जाता है। मतलब ये फील दिलाता है कि ठोस है, लेकिन ठोस वाला गुण उसमें नहीं है। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सीडो सॉलिड होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह ट्रू सॉलिड होता है। समझ में आया कि ट्रू सॉलिड और सीडो सॉलिड में क्या डिफरेंस है? इसका जो चौथा बात है, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और अगला है दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो टॉपिक है जिसको आप आगे पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी आप क्या कीजिए, इस 4 नंबर को सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए। जब तक आपको हम आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक समझा ना लें, आप इसमें ये अंतर समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप इसको सिर्फ लिखिए, ये आज ही हो गया तो आज ही, नहीं तो कल होगा तो कल इसको समझाएंगे। हम वापस फिर आएंगे इस पर। आप लिखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉलिड, और इसमें है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है उसको भी समझेंगे। लिखिए पहले। किसी भी सब्जेक्ट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो लैंग्वेज आप लिखते हैं उस लैंग्वेज का एक भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मतलब आपको ना समझ में आए। हम मतलब की बात कर रहे हैं, हम उसके हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो केमिकल मीनिंग होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। यदि एक एक वर्ड को तुम एक्सप्लोर कर दो तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि यदि एक वर्ड भी आपके दिमाग से निकले तो तुरंत बात करनी है। वैसा हम होने नहीं देंगे, हम खुद उस पर ध्यान देते हैं कि एक एक वर्ड आपको हम एक्सप्लेन करें, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो तो आप इस पर बात जरूर कीजिएगा। अब देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का यहाँ क्या मतलब है। शुरू करें बताना। देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यदि रेगुलर वे में अरेंज्ड होगा तो ये तो तय है कि इसके बाद हमको लगातार एटम 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 लगातार मिलता रहेगा दूर दूर तक। लेकिन यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर हो जाए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज कर जाए, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। अब जब कोई पैटर्न ही नहीं है तो 2 बॉल आपको लगातार मिला, हो सकता है कि तीसरा बॉल भी लगातार आपको, बॉल का मतलब एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तीसरा बॉल भी आपको लगातार मिले, लेकिन हो सकता है कि चौथा का स्थान खाली हो। इसका मतलब है कि इसमें शॉर्ट रेंज होता है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगातार आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दूर दूर तक मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज पाया जाता है। ये इसका 5वां डिफरेंस है। और इसका एक छठा और लास्ट डिफरेंस है, इसमें हार्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। यदि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, और इसमें माइल्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। इसमें बहुत कम बल आप लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। मतलब इसको तोड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, उसको तोड़ने के लिए
ज़्यादा की ज़रूरत होती है। इसका सीधा मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा होता है और एमॉर्फस का स्ट्रेंथ कम होता है। तो इसका ये पूरा हो गया क्या? तो इसमें आप अभी तक बस एक चीज़ नहीं समझे हैं, एनाइसोट्रॉपिक और दूसरा आइसोट्रॉपिक। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आप एक और जो अंतर है उसको आप लिख लीजिए। तो अब देखिए, जिस एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की बात पीछे डिफरेंस में हुआ है वो आगे हमारा एक टॉपिक बन के आया है। और इसमें लिखा हुआ है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक और दूसरा होता है एनाइसोट्रॉपिक। अब ये आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो आइसो वर्ड ही जो है ना वो सेम को बताता है, इक्वलिटी को बताता है। और एनाइसो का मतलब वो इक्वल नहीं है को बताता है। अब आगे की जो बातें हैं, ट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, इस पूरे वर्ड को समझिए। हो गया ये पूरा लिखा हुआ? सुनेंगे पहले। कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या जो भी लीजिए, जनरली हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड के लिए ही एनाइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक वर्ड का यूज होता है। तो कुछ सॉलिड ऐसा होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कंडक्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब जो बात हम बोल रहे हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सभी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाइए समान आएगा, ना ज़्यादा ना कम। इधर आया जितना उतना इधर, उतना इधर उतना इधर। मतलब इसको आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, तो इस सॉलिड में इस डायरेक्शन में जो रेसिस्टेंस आ रहा है वही रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में आ रहा है, वही रेसिस्टेंस डायगोनल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे, या फिर डेंसिटी, हर किसी भी डायरेक्शन में डेंसिटी समान है, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है, किसी भी डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी समान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समान है। तो ऐसी स्थिति में यदि सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में समान आ जाए तो उसको कहा जाता है आइसोट्रॉपिक। और यदि समान ना आए तो उसको क्या कहा जाता है? एनाइसोट्रॉपिक। समझ में आया कि दोनों क्या है? बस यही अंतर है दोनों में। अब देखिए इसको डिफिनेशन के रूप में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पहले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला है आइसोट्रॉपिक, सच मटेरियल इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ETC आर इक्वल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। और इसमें आप यहाँ कह दीजिए आर नॉट इक्वल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। बस यही अंतर होता है। तो इस डेफिनेशन को हमारे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, और इस वर्ड को भी आप समझ चुके होंगे कि आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। अब आइए उस डिफरेंस पर, जो डिफरेंस आप वहाँ पर लिखें। ये डिफरेंस समझना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा फोटो बनाना पड़ेगा। इसको देखिए, तो NaCl में दो चीज़ होता है, एक होता है Na+ और दूसरा होता है Cl-। तो मान लीजिए कि हम NaCl क्रिस्टल को देखना चाहते हैं। NaCl क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है। तो इसको यदि हम दिखाएं कुछ इस तरह से सॉलिड फॉर्म में, तो एक बार Na+ होगा, एक बार Cl-, Na+, Cl-, इस तरह से ये होगा।
थोड़ा देखिएगा इधर अब ध्यान से। तो आप ये बताइए कि ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं यह रेगुलर पैटर्न है या इरेगुलर पैटर्न है? पहले आप इसके बारे में बताइए। यह एक रेगुलर पैटर्न आपको दिख रहा है या इरेगुलर पैटर्न दिख रहा है? इसमें तो आपके कॉमन सेंस का पता चलेगा कि आप इसको क्या मानते हैं। बोलिए, रेगुलर या इरेगुलर? ये रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक कंस्टिट्यूएंट, मतलब यदि आप ये समझते हैं कि ये रेगुलर पैटर्न है तो रेगुलर पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आगे कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा इसका आपको आइडिया रहता है। जैसे बताइए तो इसके आगे क्या रहेगा? Na+। तो Na+ ही रहेगा, इसका मतलब वो रेगुलर है, इसलिए आप Na+ कह रहे हैं। कुछ और रहता तब कैसे आप कहते हैं कि Na+ है? तो आप ये बताइए कि इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अलग अलग डायरेक्शन की हम यदि बात करें, हम यदि इस डायरेक्शन की बात करें तो बताइए इस डायरेक्शन में हमको Na+, Cl-, Na+, Cl-, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का प्रॉपर्टी मिलेगा। लेकिन जरा ये बताइए कि यदि हम इस डायरेक्शन में बात करें तो इस डायरेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाला प्रॉपर्टी मिलेगा। यदि हम इसको इस डायरेक्शन में बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला प्रॉपर्टी मिलेगा। तो आप हमको ये बताइए कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है या सेम प्रॉपर्टी मिल रहा है? अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है। और यदि प्रॉपर्टी अलग अलग मिल रहा है तो ये आइसोट्रॉपिक होगा या एनाइसोट्रॉपिक होगा? ये एनाइसोट्रॉपिक होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था या एमॉर्फस सॉलिड था? क्रिस्टलाइन सॉलिड था। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? एनाइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक? एनाइसोट्रॉपिक। इसीलिए वहाँ पर आप देखिए डिफरेंस आप लिखे होंगे तो एक बार आप अपने कॉपी में भी देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में? दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आइए इसको समझते हैं आइसोट्रॉपिक को। अब इस सुनिएगा ध्यान से। अब इस पैटर्न को हम, अभी ये रेगुलर पैटर्न है, इसको हम इरेगुलर कर देते हैं। इरेगुलर करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको हाथ से मिला देंगे, पूरा मिला दिए। अब मिलाने के बाद तो पैटर्न खराब हो गया इसका, जो जहां है वहां। अब आप इधर देखिए तो भी Cl, Na+, Cl-, Na+, Cl-, क्योंकि सब मिला हुआ है। जिधर देखोगे उधर एक ही जैसा नजर आएगा और एक ही तरह का प्रॉपर्टी दिखेगा, तो हर तरफ से सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोट्रॉपिक। और यदि हर तरफ से मिला दिए तो आप पैटर्न को अनियमित कर दिए, इरेगुलर कर दिए, इसका मतलब वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होगा वो आइसोट्रॉपिक होगा, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो एनाइसोट्रॉपिक होगा। इस बात को आप खुद पर भी लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन लड़का का लगाते हैं इधर उधर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर एक लाइन लड़की का लगाते हैं, फिर एक लाइन लड़का का, फिर एक लाइन लड़की का। इस तरह से मान लीजिए ये पैटर्न हम बनाए। पहले आप ये बताइए कि ये पैटर्न कैसा है, रेगुलर या इरेगुलर? ये रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न का मतलब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात आप कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी सॉलिड का हिस्सा है तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो लड़का वाले लाइन के सामने खड़े होंगे तो लड़का वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, लड़की वाले लाइन के सामने खड़े होंगे तो लड़की वाला प्रॉपर्टी मिलेगा। डायगोनली यदि हम देखेंगे तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की दिखेगा, तो उसमें लड़का लड़की दोनों का प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब था कि 3 पॉसिबल डायरेक्शन में जब हम चेक किए तो तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में हमको डिफरेंट प्रॉपर्टी आया, एक बार लड़का वाला, एक बार लड़की वाला, एक बार लड़का लड़की दोनों वाला। अब जरा सोचिए कि कोई जेसीबी आके आप सबको सूट पर चढ़ा के मिला दिया, कोई लाइनिंग नहीं है। अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहीं से भी हम देखेंगे तो एक ही प्रॉपर्टी दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि कोई पैटर्न है। तो ऐसी स्थिति मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है। हम आपको, हमारा इंटेंशन बस ये होता है कि आपको बस टॉपिक समझ में आ जाए और इस तरह से समझ में आए कि दोबारा जीवन में कभी भूले नहीं, और तब तक तो कम से कम ना भूलें जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। समझ में आया कि आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? तो हम इस पर बात कल करेंगे। आप यहां तक डिफरेंस तक लिख चुके हैं ना? आप इसको समझ चुके हैं। कल आप आइएगा तो फटाफट आप लिख लीजिएगा, कल हमको समझाना नहीं पड़ेगा। आइए कल, बस 2 दिन और थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखने वाला काम एकदम में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 1-2 दिन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग है।